स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो में। और आज हमारे साथ मौजूद है 1-1 टीम इंडिया में। हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ हुई सीरीज में भी वो दल का हिस्सा थे, और अभी अभी भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही T20 इंटरनेशनल सीरीज में भी वो दल का हिस्सा है। विकेट कीपर बैटर जितेश शर्मा। बहुत बहुत स्वागत जितेश आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। जितेश, सबसे पहले तो भाई मुबारकबाद कि भारतीय टीम का खेलने का जो सपना होता है, जो जर्सी हासिल करना होता है, वो सबको है, बहुत करीब उसके आ गए। ठीक है, डेब्यू कैप का इंतजार है और हो सकता है वो इंतजार भी हम जल्द ही पूरा होते हुए देखें। लेकिन फिलहाल यहां तक पहुंचना, दल के साथ आना, ड्रेसिंग रूम शेयर करना, उन खिलाड़ियों के साथ बातचीत करना और साथ में रहना, जो शायद कभी सपने में आपने सोचा होगा जितेश। हाँ, ये सही में बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। और हर जो प्लेयर है जो प्रोफेशनली क्रिकेट खेलता है, उसका सपना होता है कि उसकी कंट्री के लिए वो रिप्रेजेंट करे। और हाँ, मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। और ये अनएक्सपेक्टेड था। बस मेरा फोकस हमेशा परफॉर्मेंस पे रहा, तो इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी एंड माय फॉर फैमिली। जितेश, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में कि किस तरीके से आप यहाँ तक पहुंचे, क्योंकि विदर्भ से आप बिलोंग करते हैं, अमरावती में आप पैदा हुए, वहीं पर आपने पढ़ाई की, आगे बढ़े। उस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कितनी आसान या कितनी मुश्किल, कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे यहाँ तक पहुंचे, विस्तार से जितेश। हाँ, क्रिकेट मैं कभी खेलना ही नहीं चाहता था। मेरा कभी इंटरेस्ट ही नहीं था क्रिकेट में। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं क्रिकेट खेलता था, प्लास्टिक बॉल पे खेलता था। पर मेरा क्रिकेट तब प्रोग्रेस हुआ जब मैंने स्कूल में 4% के लिए क्रिकेट स्टार्ट किया था। क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में अगर आप 10th में स्टेट खेलते हो तो आपको 4% एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये हमारे महाराष्ट्र बोर्ड का रूल है। तो मैं तब स्कूल के लिए फुटबॉल खेलता था। तो मेरे दोस्तों ने कहा कि अपनी स्कूल की टीम क्रिकेट में अच्छी करती है, अगर अपन स्टेट में सिलेक्ट हो गए तो अपने को 4% एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो वही लालच में, 4% के एक्स्ट्रा के लालच में, मैंने स्कूल की टीम ट्रायल दे दी। और उनके पास कीपर नहीं था, और मैंने बोल दिया हाँ हाँ मैं कीपर ही हूँ। और मैंने तब कीपिंग स्टार्ट कर दी उस दिन। और मैंने अच्छे से बॉल पकड़ लिया और टीम में आ गया। फिर 10th में मैं स्टेट खेला। फिर वहां से जो हमारे क्लब में यानी जैसे स्कूल के मैचेस क्लब के ग्राउंड पे होते थे, जैसे अमरावती के क्लब्स पे, तो जो उनके कोच थे वहाँ के, एक अमर मोरे थे, उन्होंने देखा मुझे और उन्होंने कहा कि तूने सीरियसली क्रिकेट खेलना चाहिए। मैंने बोला सर मुझे डिफेंस में जाना है, बोला एयरफोर्स में, मेरा क्रिकेट की तरफ इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी बोले तू अंडर 16 के ट्रायल्स दे दे, जो बोर्ड्स के होते हैं हमारे इधर, कुछ यानी जैसे सही कुछ बिहार शायद से। तो मैंने बोला ठीक है सर, मैं देता हूँ। मैंने ट्रायल, फर्स्ट साल ट्रायल दिए और स्टेट की टीम में आ गया मैं, 16 के वीसीए की तरफ से, बोर्ड से। फिर वो कहे, फिर 11th आया मेरा, मैंने कहा अभी मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा ज्यादा, है ना, सिर्फ ये करूंगा। पापा बोले फिटनेस के लिए स्टार्ट रख, रहने दे, ग्राउंड पे जाने की एक हैबिट रहती है, क्योंकि एनडीए में भी अगर आपको एग्जाम देने तो आपको फिजिकली फिट रहना पड़ता है। मेरा वही एम था एनडीए की एग्जाम देना 12th के बाद। तो फिर 19 फर्स्ट ईयर मैंने फिर से ट्रायल दे दिया स्टेट के लिए, और फिर से सिलेक्ट हो गया मैं ट्रायल। और जब मैं स्टेट को लगा तो मैं सबसे यंगेस्ट प्लेयर था जब मेरी टीम में आया, मैं 19 में। बोला, ठीक है। फिर 12th में फिर से 4% के लालच में, हमारे 12th और 10th में 4% मिलते हैं अगर आप स्टेट खेलते हो। तो फिर मैंने बोला अब तो खेलना ही पड़ेगा 12th है, क्योंकि पीसीएम निकालना था मुझे एग्जाम के लिए, एनडीए के लिए एक अमाउंट मार्क्स चाहिए रहते 150 आउट ऑफ। तो मैंने बोला ठीक है मैं खेलता हूँ। फिर खेला और 19 सेकेंड ईयर भी स्टेट लग गया, और वहां परफॉर्म किया मैंने बोर्ड मैचेस में, बीसीसीआई के बोर्ड मैचेस में परफॉर्म किया। फिर पता चला कि अगले साल मैं कैप्टन बन सकता हूँ बोर्ड में। तो मैंने बोला ये मेरी लाइफ जर्नी किसी और तरफ जा रही है। तो फिर मुझे बहुत क्रिकेट में फिर वो इंटरेस्ट आने लगा, पैशन क्रिएट होने लगा। उस टाइम मेरे दिमाग में नहीं था कि इंडिया खेलना है, ये करना है, वो करना है। एक सर्टन एज तक मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था। बस मैं खेलना एंजॉय करता था, ट्रैवलिंग एंजॉय करता था बेसिकली, होटल्स में जाना, ये मस्ती करना, बाहर घूमना, नए नए जगह, वो उसके लिए मुझे क्रिकेट बहुत पसंद था। चलिए, विदर्भ की मेहरबानी है। और अब इंडियन टीम की तरफ आते हैं, और जब आपको इंडियन टीम में पहली बार आपका सिलेक्शन हुआ दल में, स्क्वाड में, श्रीलंका के खिलाफ, तो वो कैसी फीलिंग थी? और जब आपने ड्रेसिंग रूम शेयर किया बड़े बड़े दिग्गजों के साथ, तो वहां पर किस तरीके का माहौल था? उस माहौल को हमारे साथ शेयर करें। सबसे पहले सर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा नाम आएगा कहीं पे। क्योंकि टीम डिक्लेयर हो चुकी थी, और मुझे पता था कि मुझे इस साल भी आईपीएल में बहुत अच्छा करना पड़ेगा अगर मेरा नाम कहीं रिकनिंग में हो। मेरे माइंड में वही था, और मैं रणजी ट्रॉफी के टीम में नहीं था, तो मैं तो अपने प्रिपरेशन में लगा हुआ था। और एकदम ऑल ऑफ सडन संजू इंजर्ड हो गए
अनफॉर्चुनेटली। और फिर मुझे एकदम से कॉल आया, तो आई वाज लाइक, आई वाज शॉक एंड एकदम इमोशनली था। अभी समझ नहीं आ रहा था किसको फोन करके बताऊं, पापा को बताऊं कि छोटे भाई को बताऊं कि किसको फोन करूं, दोस्तों को फोन करूं। तो थोड़ा देर में शांत हुआ, घर पे जाके बैठा, फिर आराम से मैंने पापा को बताया, मेरे छोटे भाई को बताया। दे वर वेरी एक्साइटेड। और जब मैं ड्रेसिंग रूम गया तो सर, बहुत वार्म वेलकम हुआ मेरा। राहुल सर थे उधर, पारस सर थे जिनके साथ मैं 4 साल विदर्भ के लिए उन्होंने कोचिंग किया, तो थोड़ा फेमिलियर था। और आईपीएल की वजह से आई थिंक, आईपीएल की वजह से सर थोड़ा वो मेंटल प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस से कम हो गया, क्योंकि वो मैनेजमेंट, वो चीजें ऊपर के लेवल पे कैसे काम करती है उसका आइडिया आ चुका था, क्योंकि आईपीएल में भी मोस्टली वैसा ही होता है जैसा मैनेजमेंट चलता है। तो इट वाज वेरी कंफर्टेबल फॉर मी। और ऐसा सिर्फ इमोशनल मोमेंट था इंडिया के लिए, क्योंकि आप जब इंडिया के ड्रेसिंग रूम में जाते हो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और उसको एज ए चैलेंज देखता हूँ, क्योंकि अभी मैंने ऐसा सकता हूँ ऊपर वाला मैंने मेरे को समझता है कि मैं उतना स्ट्रांग हूँ कि वो इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, इसलिए मुझे चांस दिया गया है। ऐसा मैं सोचता हूँ उस चीज को, ऐसा नहीं कि मुझे अच्छा ही करना है। मैं सोचता हूँ कि मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मैं ले सकता हूँ। इस तरह से सोचता हूँ। और ड्रेसिंग रूम तो सर हमेशा इंडिया का एकदम स्माइलिंग रहता है। आप जीते हारे खुश रहते हैं, एक में को सपोर्ट करते हैं, बैकिंग रहता है, कंफर्ट। वहां से वो क्रिकेट की तरफ आए। और इतने देर सुनने के बाद जितेश, एक ख्याल आ रहा है जहन में हमारे, जो महेंद्र सिंह धोनी से जुड़ा हुआ है। महेंद्र सिंह धोनी ने भी फुटबॉल की तरफ वो रहते थे, और वहां पर भी वो गोलकीपर बनना चाहते थे और फुटबॉल में करियर आगे बढ़ाना चाहते थे। बस ऐसा ही एक बार स्कूल में उनको मौका मिला और विकेट कीपिंग ग्लव्स उनके हाथ में आया, और वहां से वो करियर पूरे तरीके से धोनी का बदल गया। तो क्या मैं जी। लिंक कर सकता हूँ, क्या धोनी ने आपको मोटिवेट किसी भी तरीके से, कभी किसी जिंदगी में किसी क्षण में, या कभी कुछ ऐसा हुआ जहां पर लगा कि जब धोनी आ सकते हैं टीम में एक फुटबॉलर होते हुए, तो क्या जितेश शर्मा नहीं? नहीं नहीं सर, क्योंकि छोटी एज में मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। वो एज में आपको समझता ही नहीं है कि बस मैच देखने में मजा आता था। और मैं सौरभ गांगुली जी का बहुत बड़ा फैन था उस टाइम में, जब मैं मैचेस देखता था, जो उस एरा में। क्योंकि पापा से बहुत सुनता था। मेरे पापा क्रिकेट के बहुत बड़े, यानी बहुत क्रिकेट खेलते थे उस टाइम, खुद खेलते थे टेनिस बॉल में। तो वो उनसे सुनता था कि दादा एक ही शेर है, तो मैं उनका बहुत फैन हुआ उस टाइम। और फिर उसके बाद मैं रोहित शर्मा के जी का बहुत बड़ा फैन हूँ क्रिकेट में। और जितेश शर्मा, महेंद्र सिंह रोहित। धोनी। हाँ जी जी। महेंद्र सिंह धोनी का तो ऑब्वियसली सर, वो शायद से सबके आइडल फर्स्ट रहेंगे, फिर सेकंड आइडल उनके, वो इंडिया में शायद से उनके बाद ही सबका नाम लिया जाएगा। सर इन्फ्लुएंस है ऑब्वियसली सर, उनसे इंस्पायर्ड तो है। उनकी स्टोरी जब सुना, देखा कि उनकी जो एबिलिटी है, उनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है, उनसे बहुत इंस्पायर तो है ही सर। और महेंद्र सिंह धोनी की बात आपने बात की, तारीफ की, आईपीएल में कभी ऐसा मौका मिला जब बिल्कुल आपको उनसे कुछ पूछना हो, उनसे कुछ जी। सीखना हो, तो वो क्या चीज होगी? क्या आप महेंद्र सिंह धोनी से सीखेंगे और क्यों? सर मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ है वैसे 10-15 मिनट। मैं अंबाती रायडू से, भैया से, जो हमारे विदर्भ के लिए भी खेले, तो मैं उनसे बात किया था जब मेरा डेब्यू मैच हुआ था। सॉरी। तो मैं उनसे बात किया, तो वो बोले 10 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ। तो माई भाई से उन्होंने बात कराई। मैंने उनको पूछा था कि माई भाई, सर बोला मैं अभी ये लेवल पे आया हूँ, तो मैं कैसे अपने खुद को सस्टेन कर सकता हूँ और आगे और अपने खुद को बड़ा कर सकता हूँ, जैसे इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करना और कहीं। तो उन्होंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में एग्जांपल दिया। उस दिन से मेरा दिमाग का कंफ्यूजन पूरा हट गया है। कि उन्होंने कहा है कि क्रिकेट सब कुछ एक समान होता है, सिर्फ सैयद मुश्ताक अली की जो इंटेंसिटी है वो नीचे होती है। आईपीएल की इंटेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है और इंडिया की थोड़ी ज्यादा होती है। बस तो आपको वही प्रिपेयर करना है, जो चीज आपको आती है वही चीज आपको करना है। बस आपको आपको वो समझना चाहिए वो सिचुएशन में कैसा खेलना है। आप सब अच्छे कर रहे हैं, आपको कोई चीज बदलने की जरूरत नहीं है जो आपके पास है। बस आप इंटेंसिटी बदलती रहिए, सब कुछ ठीक हो। जितेश, और आपको पहचाना जाता है, जाना जाता है आईपीएल में खासतौर से पंजाब किंग्स की तरफ से खेलते हुए, लेकिन हम चाहेंगे आप वो भी अपनी यादें बताएं कि जब पहली बार आपको आईपीएल में मौका मिला था मुंबई इंडियंस की तरफ से। हालांकि तब आप 11 में नहीं खेल पाए, आप बस दल का हिस्सा थे, और उसके बाद फिर पंजाब ने आपको दोबारा लिया, और पंजाब ने जब लिया 11 का हिस्सा बनाया, तो फिर कहानी अलग है। पर मुंबई इंडियंस जैसे बड़ी टीम का ड्रेसिंग रूम शेयर करना, और शायद हो सकता है कि आपने सचिन तेंदुलकर के साथ भी बातचीत की होगी, उनके साथ भी कुछ यादें रही होंगी। रोहित शर्मा, जो आपने शुरू में कहा कि आप उनको अपना आदर्श मानते थे, रोहित शर्मा को भी आपने ड्रेसिंग रूम में देखा होगा। तो मुंबई इंडियंस की कुछ यादें बताइए।
सर वो मेरे लाइफ के बेस्ट 2 इयर्स थे मुंबई इंडियंस में, क्योंकि मैं बहुत उस टाइम इमेच्योर था, बहुत छोटा था, बहुत कुछ सीखने मिला उस टाइम। एमआई ने मुझे एक फैमिली की तरह रखा, कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि आप अभी अभी टीम में आए हैं या नॉन इम्पोर्टेंट प्लेयर है, उन्होंने वैसा रखा गया है हमको। जब मैं फर्स्ट टाइम, मैं तो बहुत कम बात करता हूँ वैसे ड्रेसिंग रूम में, पर मैं देख देख के बहुत सीखा हूँ। सचिन सर का आवाज सुन के ही खुश होता था मैं, उनको देख के ही खुश होता था, बस देखते रहता था। रोहित सर को भी दूर दूर से देखता था, उनकी बैटिंग देखता था। और मुझे फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे नाम से जब बुलाया तो मुझे ऐसा लगा बस सब कुछ मिल गया अपने को, ऐसा फील हुआ। वो उस टाइम तो बहुत यंग था मैं तब, और मुझे पता था कि मुझे चांस नहीं मिल सकता वहाँ, क्योंकि जॉस बटलर थे वहाँ, निकोलस पूरन थे, पार्थिव पटेल थे। पर ये अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए कि जितना हो सकते मैं ग्रैब करूँ, वहां से उन लोगों से सीखूं, उनकी पर्सनैलिटी खुद में उनकी कॉपी करने की कोशिश करूँ। वो कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो कैसे बात करते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो कैसे खुद को कैरी करते हैं, वो कैसे मैच में उनका मेंटेलिटी रहता है। आई थिंक वो 2 ईयर से ही मैं बहुत कुछ सीख के अभी आगे जो भी कर रहा हूँ वहां से ही ला रहा हूँ धीरे धीरे। बिल्कुल। और अब बारी आती है जब आप पंजाब पहुंचे, और पंजाब पहुंचने के बाद एक नया जितेश शर्मा देखने को मिला। जब आपको मौका मिला और उस मुकाबले की, खासतौर से दिल्ली के खिलाफ, जहां पर आपने 40-44 रन बनाए थे और एक ताबड़तोड़ पारी खेली थी, जिसके बाद एक रिकॉग्निशन मिल गई कि भाई जितेश शर्मा भी एक ऐसा विकेट कीपर बैटर है जो नीचे आकर और ताबड़तोड़ पारी खेलना जानता है। उस मैच के बाद क्या माहौल था जब आप वापस गए ड्रेसिंग रूम की तरफ? क्या कह रहे थे साथी खिलाड़ी, कोच, कप्तान? सर सब तो यानी उदासी थे, मैं भी उदास था क्योंकि वो मैच हम नहीं जीत पाए थे। और सबसे ज्यादा तो मैं गुस्सा था क्योंकि वो मैच मैं फिनिश कर सकता था, ये मुझे पता था ये चीज। क्योंकि वो मैच 2 हिट का था और मैंने पूरी मेहनत कर ली थी वो मैच को क्लोज लाने की। मैंने आखिरी तक खींच लिया था, पर जब वो मौका था कि जब मैं 2-3 हिट लगा और मैच जीता, फिनिश कर दूं, और वो हमारे लिए बहुत क्रुशियल मैच था। और वो मैच मैं जीतता था तो मे भी टीम के लिए और मेरी भी आज कुछ हिस्ट्री अलग होती थी। पर पर मेरे कोच और मेरे जो भी सीनियर्स थे वो खुश थे मेरे एटीट्यूड से, क्योंकि वो इतने प्रेशर गेम में भी मैंने वो टाइम पे वो गेम आखिरी तक खींचा, जहाँ किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो मैच वहां तक जा सकता है। पर मुझे एक चीज पता थी, अगर मैं लास्ट तक ले जाऊँ एटलीस्ट मैं ट्राई कर सकता हूँ मैच को क्लोज फिनिश करने का। ऊपर नीचे अगर एक दो मिस्टेक होती है वो, तो अनिल सर बहुत खुश थे कि मेरे फाइटिंग स्पिरिट देख के उन्होंने बहुत तारीफ की मुझे। मयंक भाई, शिखर भाई, सबने, जॉनी, लियम, सबने अप्रिशिएट किया कि तेरा जो फाइटिंग स्पिरिट था वो हमें पसंद आया, आखिरी तक तू लेके गया उसको, और जहां हमें उम्मीद नहीं तू वहां लेके आया। ऑल वाज वेरी हैप्पी एंड आई थिंक अभी वो पंजाब को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया है मेरे में। वो इन्हीं की वजह से, ऑब्वियसली कोई फ्रेंचाइजी आप पे इन्वेस्ट करते तो आपको भी उनको कुछ रिटर्न में देना पड़ता है, नो डाउट। क्योंकि उन्होंने मुझे जो अपॉर्चुनिटी दी, अनिल सर ने, मयंक भाई ने, आई एम वेरी ग्रेटफुल। क्योंकि एक नया प्लेयर जब टीम में आता है और उसको आप सडनली कुछ देते हो, तो ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं भी उनको उनका कॉन्फिडेंस को बैक करूँ। वही मेरे दिमाग में था पूरा आईपीएल में कि मेरे को कहीं पे भी उनके वर्ड्स या कोई भी वैल्यू नीचे नहीं जाने देनी थी, बस इसलिए मैं वो मैच फाइट करते गया। वाह, महेंद्र सिंह धोनी से मुलाकात और ये गुरु मंत्र बड़ा शानदार। आखिरी सवाल बिल्कुल जितेश आपसे जाते जाते, 2023 वर्ल्ड कप भारत में होना है। अब इस वक्त आप व्हाइट बॉल में, हालांकि वनडे में अब तक आपको स्क्वाड में मौका नहीं मिला है, लेकिन व्हाइट बॉल T20 में आप लगातार पिछले 2 सीरीज से भारतीय टीम का हिस्सा है। तो क्या एक जहन में चल रहा है कि अगर मौका मिलता है T20 में और कुछ ऐसे ऐसी पारियां खेलकर, वो वनडे वर्ल्ड कप पर भी नजर है जितेश शर्मा की? सर, मैं इतना आगे का नहीं सोचता हूँ, मैं वैसा आदमी हूँ। मैं हर मैच, सॉरी टू से, मैं वर्ल्ड कप और 2022 4 का वर्ल्ड कप भी है T20 का, मैं उसके बारे में सोचता हूँ। मैं ऐसा हूँ कि जो वन मैच एट अ टाइम का आदमी हूँ। एक सीरीज, अगर एक चीज पे अच्छे से फोकस कर पाओ तो ऑटोमेटिकली आप वो चीज मिलती है। अगर मैं बैटिंग अच्छा करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो चीज मेरे पास आएंगी। मुझे वर्ल्ड कप के पास जाना नहीं है, वर्ल्ड कप को मेरे पास लाना है, ऐसे चीज का बस उस पर ही फोकस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और उम्मीद यही रहेगी कि अगली बार जब मुलाकात हो तो भारतीय क्रिकेटर, यानी भारत के लिए खेल चुके जितेश शर्मा के साथ हम बात कर रहे होंगे। शायद न्यूजीलैंड के खिलाफ वो पक्का मौका भी हो जाए जितेश। पक्का पक्का, भोलेनाथ की कृपा रहे तो वो भी हो जाएगा।